Hello everyone, welcome to my YouTube channel Radiance Biology Classes. This is Mudassir Hamid. In the last video, we concluded our first part of this chapter, Biotechnology and its Applications. हमने उस पहले पार्ट में पढ़ा है Applications of Biotechnology in the field of agriculture, right? In that very part, we discussed about BT crops, we discussed about nematode-resistant tobacco, we discussed about flavor saver tomatoes, how McGregor developed those tomatoes by the application of antisense RNA technology. We also discussed about hirudin-containing Brassica nipa and all that. For that, you can go to my YouTube channel, Radiance Biology Classes, subscribe it, and you'll find those videos will be of great help to you. आज के वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इसकी। तो सबसे पहले हम मेडिसिनल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले बात करेंगे हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। द फर्स्ट वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। Genetically engineered insulin. You might be aware of this insulin. Insulin एक हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, जो कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस से सिक्रेट होता है, राइट? पेनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है. Heterocrine glands are those glands which have both exocrine parts as well as endocrine parts. पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट जो है दैट इज अ ग्रुप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. उन्हीं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है इंसुलिन, राइट? इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसका मतलब इस बंदे में, इस पेशेंट में इंसुलिन की कमी है. उस पेशेंट को जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस से जूझ रहा है, उसको वैसे तो डायबिटीज मेलिटस ट्रीट किया नहीं जा सकता, बट उसके शुगर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक इंसुलिन. क्योंकि उसकी बॉडी में, उसके पैनक्रियाज से इंसुलिन बन नहीं रहा, एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं बन रहा या टोटली नहीं बन रहा, तो that patient is administered synthetic insulin from the outside. ये synthetic insulin भैया आता कहां से है, right? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, but let me tell you about the structure of this insulin. Okay, insulin synthesize होता है, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, नॉर्मल इंसान की, नॉर्मल सिचुएशन की. इंसुलिन सिंथेसाइज होता है पैनक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में. फर्स्ट इट इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन. इट इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन. प्रो इंसुलिन का मतलब है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं. ए चेन, बी चेन. A chain consists of 21 amino acids. B chain consists of 30 amino acids. ये दो चेन्स आपस में जुड़ी रहती हैं by means of a third polypeptide chain. That third polypeptide chain is known as C polypeptide, या इसको बोलते हैं C linker. बट सी लिंकर कुछ देर तक इस प्रो इंसुलिन में रहेगा. सी लिंकर का काम सिर्फ एक ही होता है. क्या काम? आपको पता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं. हाँ, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स लाइक सिस्टीन, मिथ्योनिन. तो मान लो यहां पर और यहां पर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं. सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स बहुत जगह पर हो सकते हैं. हमने यहां पर डायग्राम में 2 जगह दिखा दिया. सी लिंकर का काम है इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स को नजदीक लाना इन सच ए वे कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स एक दूसरे की प्रॉक्सिमिटी में आ जाए, एक दूसरे के नजदीक आ जाए और इनके बीच में बन पाए बॉन्ड
जिस बॉन्ड को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बोल सकते हैं। नॉर्मल पेशेंट की नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं। जब आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में इंसुलिन सिंथेसाइज होगा, तो ये इंसुलिन सिंथेसाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रो इंसुलिन फर्स्ट। प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, दैट इज सी पॉलीपेप्टाइड चेन और सी लिंकर। ये सी लिंकर का काम क्या होता है? ये दो ए और बी चेन्स को नजदीक लाता है, उतना नजदीक कि इनके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपस में नजदीक आ जाएं, और इनके सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स नजदीक आ जाए और उन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाए। जब डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया तो अब सी पॉलीपेप्टाइड चेन का कोई काम नहीं। देन दिस सी पॉलीपेप्टाइड चेन इज एलिमिनेटेड एंड द हार्मोन इज कन्वर्टेड इनटू द फंक्शनल इंसुलिन लाइक दिस। ये इंसुलिन में कन्वर्ट हो गया। ये है कहानी। दिस इज द प्रो इंसुलिन एंड दिस वन इज द मैच्योर फंक्शनल इंसुलिन। अब यही इंसुलिन जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ए और बी चेन, ए चेन कंसिस्टिंग ऑफ 21 अमाइनो एसिड्स एंड बी चेन कंसिस्टिंग ऑफ 30 अमाइनो एसिड्स, यही इंसुलिन अगर किसी इंसान की बॉडी में पेनक्रियाज से निकला ही नहीं तो उस इंसान का क्या होगा? Blood sugar will not be converted into glycogen. Blood sugar will not be mobilized into liver and not be converted into glycogen. The person will suffer from diabetes mellitus, insulin dependent diabetes mellitus, right? आजकल दुनिया में बहुत ही फेमस, बहुत कॉमन डिसऑर्डर है ये। तो इस बंदे को, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, इस बंदे का हम ब्लड शुगर कंट्रोल में ला सकते हैं बाय दी इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक इंसुलिन। वो सिंथेटिक इंसुलिन कहां से आया? वो सिंथेटिक इंसुलिन तैयार किया गया है बाय मींस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाय मींस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे? लेट मी टेल यू। किसी भी एनिमल में लाइक काफ, कैटल, इंसान से भी लिया जा सकता है, कैटल से भी लिया जा सकता है और किसी एनिमल बेबी से भी लिया जा सकता है जिसके अंदर पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता हो। यूजुअली काफ मतलब कैटल के सीरम से इंसुलिन आइसोलेट किया जाता है। या तो कैटल के सीरम से आइसोलेट किया जाएगा या तो कैटल के जीनोम से या किसी और एनिमल के जीनोम से इंसुलिन वाला जीन आइसोलेट किया जाएगा। तो लेट मी शो यू। आइसोलेट, सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है? आइसोलेट द जीन फॉर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। आपने देखा इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ए चेन और बी चेन। तो इसीलिए ए चेन वाला जीन भी आइसोलेट किया जाएगा। दिस इज द जीन फॉर ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड this is the gene for B पॉलीपेप्टाइड चेन। दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के रेस्पेक्टिव जीन्स आइसोलेट किए जाते हैं। उसके बाद इन जीन्स को ट्रांसक्राइब किया जाता है, इन विट्रो कंडीशन में। ट्रांसक्रिप्शन से ए चेन के जीन से जो आरएनए बनेगा, दैट आरएनए विल बी HNRNA। सिमिलरली यहां पर भी HNRNA। HNRNA मतलब हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इस HNRNA में कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी होते हैं। सेम कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, राइट। कोडिंग सीक्वेंसेस को हम एक्सॉन्स बोलते हैं और नॉन
नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हम इंट्रॉन्स बोलते हैं। मतलब जो आरएनए है इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस नहीं है। एक्सॉन्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इंट्रॉन्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ही नहीं, राइट। इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। सेम यहां पर भी, दिस इज द इंट्रॉन, दिस इज द इंट्रॉन, दिस इज द इंट्रॉन एंड दिस इज द इंट्रॉन, एंड दिस वन इज एक्सॉन, दिस वन इज एक्सॉन, एक्सॉन एक्सॉन। ये दोनों एमआरएनए आरएनए किसी काम के नहीं। फिर क्या किया जाएगा? इसका किया जाएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। दोनों आरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किया जाता है। शायद आपने पढ़ा हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में 2 या 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग से ये इंट्रॉन्स बाहर निकाले जाते हैं, एक्सॉन्स जुड़ते हैं। कैपिंग, टेलिंग, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा आपको जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे, एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है जिसका नाम है आरएनए स्प्लाइसिंग। वही आरएनए स्प्लाइसिंग यहां पर किया जाएगा। उसके बाद दूसरा कैपिंग, टेलिंग, एवरीथिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से ये एचएनआरएनए, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल एमआरएनए। इससे नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि इंट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सेम यहां पर एमआरएनए, राइट। अब 2 फंक्शनल एमआरएनए बने। इन एमआरएनए के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम्स एक्ट कराए जाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम्स दोनों के ऊपर, अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस अलग अलग इनविट्रो कंडीशंस में। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेस क्या करेंगे? इस वाले एमआरएनए से भी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड? डीएनए स्ट्रैंड। और दूसरे वाले एमआरएनए से भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे, लाइक दिस। ये ब्लैक वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द सी डीएनए स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सेम यहां पर सी डीएनए स्ट्रैंड। All this will be done in vitro conditions, outside the body, outside the living conditions, right? अब देखिए रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने यही cDNA प्लाज्मिड के साथ कंबाइन करा के रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार किया और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को डाल दिया ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, राइट। अब सवाल यह है कि इतना सारा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली ए पॉलीपेप्टाइड चेन का जीन ई कोलाई के अंदर डाल देते, बी पॉलीपेप्टाइड चेन का जीन दूसरे ई कोलाई के अंदर डाल देते विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। इतना सारा करने की क्या जरूरत थी? देखिए ये जो जीन्स हैं ये हमने यूकैरियोटिक एनिमल से लाए हैं, एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, राइट। अब अगर ये जीन ई कोलाई बैक्टीरिया में गया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो बना एचएनआरएनए, जाहिर सी बात है एचएनआरएनए बना। लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया खुद प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट्स में एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने वाली मशीनरी नहीं होती, राइट। प्रोकैरियोट्स में, ई कोलाई में एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने वाली मशीनरी नहीं होती। मतलब कहने का यह है, अगर डायरेक्टली ए चेन को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना के, ए चेन को प्लाज्मिड के साथ मिला के उस प्लाज्मिड को ई कोलाई बैक्टीरियम के अंदर डाला जाता तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? इस जीन से एचएनआरएनए बनता, लेकिन एचएनआरएनए के बाद एमआरएनए बनता ही नहीं, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरियम के पास एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने वाली मशीनरी है नहीं। सिमिलरली हियर, अगर बी चेन जीन डाला जाता प्लाज्मिड के थ्रू ई कोलाई बैक्टीरियम में, तो बी चेन वाला जीन एक्सप्रेस होता, एचएनआरएनए बनता, लेकिन एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता ही नहीं ई कोलाई के अंदर, क्योंकि उसके पास दिस मशीनरी, कन्वर्जन ऑफ एचएनआरएनए टू एमआरएनए में मशीनरी जो लगती है वो मशीनरी थी नहीं। इसलिए साइंटिस्ट ने पहले ही क्या किया,
उन्होंने पहले इन विट्रो कंडीशन में ये फैक्टर निकाल ही दिया, एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट कर दिया, एमआरएनए से क्या बना दिया, सीडीएनए, फिर इस सीडीएनए को प्लाज्मिड के थ्रू इकोलाई बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। तो अब रिसर्चर के पास क्या था, सीडीएनए, cDNA for polypeptide chain A and cDNA for polypeptide chain B. ओके, क्या किया इन्होंने, cDNA, this is for polypeptide chain A and this one is for polypeptide chain B. इन्होंने इसी cDNA को प्लाज्मिड के साथ जोड़ने की कोशिश की, जोड़ा भी, ये रहा प्लाज्मिड, दिस इज द कट प्लाज्मिड, ओके, दिस इज द कट प्लाज्मिड। तो हुआ क्या, कुछ इस तरह प्लाज्मिड बना और इस प्लाज्मिड के साथ cDNA स्ट्रैंड, ये आया cDNA, ये आया cDNA, राइट। तो दिस इज द cDNA containing plasmid for polypeptide chain A, cDNA containing plasmid for polypeptide chain B। तो बना दिया इन्होंने क्या, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। ओके, देन these recombinant plasmids were इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल्स। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं आपको पता है, डीएनए को बैक्टीरियल सेल के साथ इंक्यूबेट किया जाएगा, लेकिन पहले इन बैक्टीरियल सेल्स को कंपीटेंट बनाते हैं। कंपीटेंट कैसे बनाते हैं होस्ट को, वी हैव डिस्कस्ड दैट इन आवर वीडियोस रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंस बायोलॉजी क्लासेस, subscribe to it and you will find those videos how host cell is made competent, right। तो इस बैक्टीरियल सेल को इंक्यूबेट कराया इस प्लाज्मिड के साथ, बैक्टीरियल सेल को, इकोलाई बैक्टीरियल सेल को इंक्यूबेट कराया प्लाज्मिड के साथ। व्हाट विल हैपन, बैक्टीरियल सेल्स के पास अपने भी जीनोम्स होते हैं खुद के इकोलाई में, तो ये प्लाज्मिड्स अंदर जाएंगे लाइक दिस, तो ये बैक्टीरियल सेल्स इकोलाई ट्रांसफॉर्म हो गए। ओके, इस इकोलाई को, जिसमें ए पॉलीपेप्टाइड चेन वाला प्लाज्मिड है, इस इकोलाई को मल्टीप्लाई होने दिया, इसकी कॉलोनी प्रोड्यूस की, इस वाले इकोलाई को भी मल्टीप्लाई होने दिया, कॉलोनी प्रोड्यूस की। अब जाहिर सी बात है, जब इस इकोलाई के अंदर ये जीन, बट दिस जीन इज इन द फॉर्म ऑफ cDNA, इस cDNA का ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो बन गया एमआरएनए, एमआरएनए का ट्रांसलेशन हो गया तो बन गया पॉलीपेप्टाइड चेन ए। तो जब ये cDNA फ्रैगमेंट एक्सप्रेस होगा, इट विल प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड ए, ये cDNA फ्रैगमेंट एक्सप्रेस होगा तो इट विल प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड चेन बी। पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी को आइसोलेट किया, हार्वेस्ट किया, प्यूरिफाई किया, फिर उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को टेस्ट ट्यूब में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करा दिया। कैसे ज्वाइन होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स में सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, बनाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। टेस्ट ट्यूब में यहां वाली पॉलीपेप्टाइड चेन को भी रखा, यहां वाली पॉलीपेप्टाइड चेन को भी रखा, ऊपर से डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मिंग एंजाइम्स डाल दिए, तो टेस्ट ट्यूब में पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड अ फंक्शनल इंसुलिन विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट। तो this was the technique how researchers developed the genetically engineered insulin, right। इस इंसुलिन को सबसे पहले मार्केट किया गया, मार्केट में उतारा गया ट्रेड नेम ह्यूमुलिन से, ट्रेड नेम ह्यूमुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमुलिन नाम से इसको मार्केट में उतारा 1986 में अप्रोक्सीमेटली बाय अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम था एली लिली। हाँ, इसके बाद और भी कुछ
सिंथेटिक हार्मोन्स तैयार किए गए बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइक ग्रोथ हार्मोन को तैयार किया गया। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसको बनाया गया। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स मायोकार्डियल इन्फाक्शन में यूज किए जाते हैं। और भी बहुत सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन्स और प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज किए गए, बट द फर्स्ट and the foremost genetically engineered hormone was insulin. It was marketed by Eli Lilly pharmaceutical company under the trade name Humulin. Okay. इसके बाद हमको पढ़ना है मेडिसिन वाले फील्ड में, we have to study about gene therapy. We have to study about the production of monoclonal antibodies, but we will take these in our next video. Okay. Thank you.